कोलकाता के पार्क सर्कस स्ट्रीट मैदान में हमारे साथ मदरसा आलिया की प्रोफेसर मौजूद हैं। मैडम, आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई हैं। इन लोगों के सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट अब शुरू हो चुका है। प्रोटेस्ट अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। इसे आप किस तरह देख रही हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मूवमेंट है और एक ऐतिहासिक मूवमेंट है जहाँ पे इतने लोग, इतने किस्म के लोग। मैं पहले जिस दिन फर्स्ट डे ये शुरू हुआ, तकरीबन 8 दिन हो रहे हैं पिछले मंडे को, तो उस दिन भी आई थी। मुश्किल से 8-10 औरतें यहाँ बैठी थी, उनको पुलिस परमिशन नहीं मिली थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं था सामने कि हम क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बोलते हैं ना कि जब एक मकसद नेक हो और एक यकजहती वाली लड़ाई हो, एक यूनाइटेड लड़ाई हो, तो लोग साथ आते गए और सब जुट गए। और इस मूवमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई लीडरलेस मूवमेंट है, कोई फेस नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन नहीं है, और ये लोगों की लड़ाई है। लोग मेरे ख्याल से बिल्कुल अब उनके पास कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं रह गया है, तो वो सड़क पे उतरे हैं। अपनी लड़ाई विपक्ष के बिना लड़ना चाहते हैं, खुद विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने, क्योंकि अभी तक तो कोई स्ट्रांग रोल अदा किया नहीं है, जिसकी वजह से, और बोलते हैं ना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि जिस दिन किसी डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेसी आ जाएगी, ऑटोक्रेसी ये कि अगर आपको इतना ज़्यादा पावर मिल जाएगा, ऐसी मैंडेट मिल जाएगी कि जब आपकी ऑपोजिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तब वो दिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो इस मौके पे, लेकिन वो कहते हैं कहीं ना कहीं से ताकत तो आई जाती है। लोगों ने खुद ही ये मोर्चा संभाला है, और सबसे अच्छी बात ये है कि औरतें, मुसलमान औरतें आई हैं इस मूवमेंट को लीड करने के लिए। जैसा कि शाहीन बाग में भी आप तो दिल्ली से आ रहे हैं, और यहाँ भी, तो ये मतलब एक जो लोग ये बोलते थे, एक स्टीरियोटाइप बना के रखा था कि मुसलमान औरतें कुछ जानती नहीं है, वो अवेयर नहीं है। फ्राइडे को जो डेमोन्स्ट्रेशन टीपू सुल्तान मस्जिद के पास हो रहा था, रोड पे बैठ के औरतों ने नमाज पढ़ी। वहाँ पे कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि औरतें अखबार पढ़ रही हैं, तो अवेयर हो रही है, कौम बेदार हो रही है। और ये लड़ाई तो मेरे ख्याल से कोई एक कम्युनिटी की है भी नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे रिलीजन के लोग आए हुए इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की लड़ाई है और हम सब इसमें साथ हैं। तो लोगों की एक बात भी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को क्रैश करने की सरकार कोशिश कर रही है। बिल्कुल, मैं एकदम अग्री करूंगी कि सीए को अगर एनआरसी से ना भी जोड़े, अगर वो एनआरसी से जोड़ लें, तो अब तो जो गवर्नमेंट है, उनके पार्टी के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसको ना भी जोड़े, प्राइमा फेसी देखे, तो आज तक भारत का कोई भी कानून, कोई भी आयन और किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करके नहीं बना। तो इसको आप देख के ही फेस वैल्यू पे बोल सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। सिटीजनशिप एक्ट में जहां आप कुछ कम्युनिटीज़, 6 कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप देंगे, वहां पे एक कम्युनिटी को आपने बाहर रखा है। ये बहुत ही आर्बिट्ररी है। ये आपने 3 कंट्रीज़ जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चुना, ये किस बेसिस पे चुना? तो ये सीधे सीधे एक हमला है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आइसोलेट करने की। और इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, बहुत लोग शामिल हो जाएंगे, एक आम गरीब शामिल हो जाएगा। इसमें अभिजीत बनर्जी जो कि नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि अब यहाँ पे एक ऑफिशियल बाबूडम हो जाएगा। आप जाएं, आप जाके रिश्वत दें, तभी आपका पेपर बचा, वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर वो क्लर्क चाहेगा कि नहीं, हम आपका पेपर नहीं बना सकते, तो आपको जब तक आप पैसे दे सकते हैं तो ठीक है। रूरल बंगाल में ये बोला जा रहा है कि इवन एनपीआर के लिए जो कागजात बनाने, एनआरसी के लिए 3000 करके पर हेड आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये कहाँ से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, कोई रिक्शा चलाता है जो एक जगह से दूसरी जगह, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो यहाँ से कोई कश्मीर में जाके काम कर रहा है, कोई बेंगलोर में जाके काम कर रहा है, उसके लिए कागज, उसको तो अपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं पता, वो अपने दादा परदादा का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? तो ये सारे सिटीजन्स के ऊपर एक हमला है। ये हमारी सिटीजनशिप की, जब आप वोट लेते हैं हमसे, जब आप ये बोलते हैं कि आप वोट दीजिए, तब आपका वोटर आईडी कार्ड हमारा वैलिड हो जाता है। और जब एनआरसी, अभी एनआरसी तो कोई मॉडल हमारे सामने आया नहीं है कि भारत में जो एनआरसी अगर लागू हुआ तो क्या होगा। अभी तो इसमें तो काफ़ी गवर्नमेंट कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रही है। लेकिन असम का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस वोट के बेस पे आप चुन के सरकार बना रहे हैं, और जिसके वजह से आपको ये पावर मिली कि आप कोई भी ऐसा कानून बना दीजिए, बजाय वो किसी के फायदे का हो या नुकसान का हो, तो आप फिर उसी वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानेंगे, तो ये फिर आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऑटोक्रेसी हो गई है कि लोग एनपीआर को ये इस तरह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनपीआर के बाद जो एक लिस्ट जारी की जाएगी, एक बाबू को ये पावर दे दिया जाएगा कि आपकी नागरिकता पर वो सवाल खड़ा कर दे, और एक बड़ी तादाद में लोगों को डी वोटर कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी मसलक, किसी भी कास्ट और क्रीड। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो बहुत बड़ा। और एनपीआर का जो है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे बाज़ाब्ते उनके गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में, ये गैजेट में ये लिखा हुआ है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। और ये तो मैंने आपको यही बात ऑलरेडी बोली कि ये जो पावर दे रहे हैं, ये क्लर्क
जो हैं, और आपने कहा तो था कि करप्शन खत्म कर देंगे, काला धन वापस आएगा, 15 लाख, लेकिन सब तो जुमले, कुछ तो सही नहीं हुआ। तो हम ये कैसे यकीन कर लें कि आप जो पूरी एक पर्टिकुलर जो ये हिंदुस्तान की जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिकता है उनकी उसको मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरे बाप दादा यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन इसको कौन प्रूफ करेगा? तो जब तक वो बाबू आपके कागज पर ठप्पा नहीं लगाएगा तब तक आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इससे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या हो सकती है कि आज इस जगह पे लाके भारत के लोगों को खड़ा कर दिया कि वो खुद चिल्ला के बोले या अपना दिल चीर के दिखाएं, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग भी हिंदुस्तान में रहे आज़ादी के बाद, तो उन्होंने ये बाय चॉइस इंडिया को अपना वतन चूज किया है। हमारे ऊपर कंपल्शन तो नहीं थी, बल्कि एक कम्युनिटी के पास एक ऑप्शन था कि भाई आप एक दूसरे कंट्री चले जाएं जो रिलीजन के बेसिस पे बना, लेकिन एक सेक्युलर भारत, एक धर्मनिरपेक्ष भारत को सभी लोगों ने चुना, और यहाँ पे इतने सालों से सब साथ रहते आए हैं। मेरे ख्याल से आज तक कोई भी ऐसा छुटपुट कभी कुछ वारदातें हुई, लेकिन आप देखें कि जितने लोग जमा हैं और हर कम्युनिटी के लोग जमा हैं, तो कहीं आपस में कोई तफरका नहीं है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। ये तो जानबूझ के मतभेद क्रिएट करने की साजिश है। मैडम, आप प्रोफेसर हैं, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बांग्लादेश भारत ही ने बनवाया था, तो अगर बांग्लादेशी भारत में है तो प्रॉब्लम क्यों है? लेकिन ये तो बांग्लादेशी तो भारत में आए तो उनको तो प्रॉब्लम तब नहीं है जब वो एक पर्टिकुलर कॉम को बिलोंग करते हैं। उनको प्रॉब्लम है कि वो एक पर्टिकुलर कॉम को नहीं बिलोंग करते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज जो कि परसिक्यूटेड हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन तो लिखा नहीं है, लेकिन जब आप माइनॉरिटीज बोल रहे हैं इसका मतलब कि आप रिलीजियस परसिक्यूशन को कंसिडर करेंगे। अब आप ये कोई कैसे प्रूव करेगा? अभी जो एनआरसी हुई असम में, तो वहाँ तो बहुत लोगों ने ये कागज अपना दिखा के ये बोला कि नहीं भाई हम भारतीय नागरिक हैं और आप हमें एनआरसी में शामिल करिए, तो भी तकरीबन 15 लाख लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो जब एक कोई बांग्लादेशी अगर कोई हिंदू भी है, अब वो ये कैसे बोलेगा जब उसने एक तरफ ये बोल दिया कि मैं नागरिक हूँ और उसने एक एफिडेविट दे दिया, हलफनामा दे दिया कि मैं तो उसे कहा जाएगा आपको कि मैं बांग्लादेशी, और कैसे बोलेगा कि मैं तो यहाँ पे परसिक्यूटेड होके आया? तो ये तो अपने आप में बहुत ही डाइकोटमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये पूरा एक्सरसाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जब हमारे पास इतने बड़े बड़े मसले हैं, जीडीपी लगभग 4%, 5% के 5% तो ऑफिशियल फिगर्स है। आप कोई भी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस को सही नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स, सवाल ये है कि अब तो जीडीपी भी सवाल उठने लगा। कुछ लोग कह रहे हैं माइनस ग्रोथ हो रही है, नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, कुछ लोग पॉजिटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब एक आपके विकास पर ही सवाल खड़ा हो जाए तो फिर आपके वजूद पर सवाल निशान लग जाता है। बिल्कुल। तो यही तो जो मुद्दे होने चाहिए, गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी कैसी चल रही, एजुकेशन का 3000 करोड़ बजट कम कर दिया। अब मैं क्योंकि एजुकेशनल अदारे को बिलोंग करती हूँ, तो ये जो आप बजट कम कर रहे हैं, तो आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आपकी ये कॉन्स्पिरेसी है कि आपकी आगे की कौम बिल्कुल भी अनएजुकेटेड हो ताकि वो आपको सवाल नहीं करें। आप सवाल तभी नहीं करेंगे जब आपको पता, आप अवेयर नहीं होंगे, और अवेयर आप तभी होंगे, बेदार तभी होंगे जब आपके पास एजुकेशन होगी। तो ये एजुकेशन बजट कर रहे हैं। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो हमला किया है, जामिया हो या अलीगढ़ हो या इवन जेएनयू हो, और जिसने भी किया है इसकी बिल्कुल सख्त से सख्त टर्म में कॉन्डमनेशन होनी चाहिए। और पुलिस का तो इसमें रोल बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल रहा है। आप शिक्षाविद हैं, मेरा आखिरी सवाल ये बताएं आपकी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक अपने इतिहास में पहली बार सड़क पे उतरा है, क्लासेस को बंक किया इस पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि सेंट स्टीफेंस है या गार्गी कॉलेज है, या ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेडी श्री राम कॉलेज अभी सामने नहीं आया, जो कि कभी भी मतलब वो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का भी हिस्सा नहीं रहे। तो ये तो लड़ाई आप समझिए कि जैसे मैं भी एक पॉलिटिकल इंसान हूँ, ये सारे लोग जो खड़े हैं इसमें से सियासत करने के लिए कोई नहीं आया, सब अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए, और इस लड़ाई को और कोई रोक नहीं सकता, इसको दबा नहीं सकता। शुक्रिया बहुत बहुत। तो सरकार को इन लोगों के गुस्से को समझना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए आए, देश के संविधान को बचाने के लिए आए, बाबा साहब अम्बेडकर के जो कानून लागू किए हैं उसको बचाने के लिए, देश के एकता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम हिंदुस्तानी के लिए हम लोग आए। मुसलमान को डर नहीं है, ये चीज समझ लीजिए आप। हक की लड़ाई के लिए, देश की सलामती के लिए आज हम लोग यहाँ पर इतने लोग जमे। हमारी माँ बहन, बूढ़ी है, बच्ची है, सब रात भर खुले आसमान में नीचे बैठे हुए पार्क सर्कस मैदान में। ये आज से नहीं है, करीब 8-10 दिन से बैठी हुई है, हाँ ना, 8-10 दिन से बैठी हुई है। तो ये कोई यहाँ पर आके कोई प्रोग्राम नहीं कर रही है, हकूक की लड़ाई के लिए आई हुई है। तो इसीलिए सारा हिंदुस्तान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, भाई भाई। शुक्रिया।